कार मान लो जो भी गाड़ी है उनमें फर्स्ट एड किट दिया हुआ आता है कि उसमें उस टाइम पे आप ऑन द स्पॉट क्या क्या यूज कर सकते हो आप लोग, है ना। क्लियर है। तो इसमें देखो जो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, यस फर्स्ट एड सुन लेना और साथ साथ में इसके नोट्स बना लेना आप लोग, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और तो कुछ बच्चों की थोड़ी सी कभी प्रॉब्लम आ रही थी, उसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो फॉर्मूला जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी जीएमसीएच वाली, वो सुन लेना दोबारा, जो मैं दोबारा बता रहा हूँ। जीएमसीएच का मतलब मैंने बताया था, जीएमसीएच जो चंडीगढ़ में हॉस्पिटल है, वहां पे जब आप जॉब लगोगे, आपकी वैकेंसी आने वाली है, आप लोग वहां पे अच्छा काम किया तो आपको जीएमसीएच का एमडी बनाया। जीएमसीएच का क्या बनाया? एमडी। एमडी बन के भी अच्छा काम किया तो चंडीगढ़ का एसपी बनाया, और घूस लेना स्टार्ट कर दिया तो टीटी बना दिया, है ना। जी का बताया था जर्मन मिजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, ये अपन ने फॉर्मूले में यूज किया है। मिजल्स, डिफ्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, स्क्वायर, पर्टूसिस एंड पोलियो एंड टीवी, इनका मैंने बताया था आपको 7 से 14, ये शोरनो सभी का, किसको छोड़ के? स्मॉल पॉक्स को 7 से 17 होता है। इसका मैंने आपको बताया था दोनों का 14 से 21, और आपका चिकन पॉक्स का होता है 7 से 21। इन दोनों का मैंने कहा था याद कर लेना, 10 से 14 और 2 से 6। ये थोड़ी सी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, यस मैंने दोबारा इसको क्लियर किया आप लोगों को। क्लियर है बिल्कुल? यस। टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन लोग। फर्स्ट एड कि आपका मेन पर्पस क्या होता है फर्स्ट एड देने का। और देखो ये फर्स्ट एड आपको देना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपसे बोला जाए पर्पस, क्या पर्पस रहेगा? सबसे पहला जो होता है प्रिजर्व लाइफ। सुन लेना कि आपको पेशेंट की, जैसे मान लो जो भी उसको ट्रोमा हुआ है, अगर बोला जाए कि एक पेशेंट था रोड साइड पे, क्या हो गया? रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, बाइक से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, तो आपका सबसे पहला जो काम रहता है कि इसको क्या किया अपन, उसको मर नहीं जाए, इसको लाइफ को प्रिजर्व किया जाए। और मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रोड साइड अगर एक्सीडेंट होता है, वहां पे आपका सबसे पहला एक्शन क्या रहता है? फर्स्ट एड क्या रहता है? और आपसे बोला जाता है पेशेंट अनकॉन्शियस है या अनरिस्पॉन्सिव है। तो मैंने जैसे बताया था तुम लोगों को कि अनरिस्पॉन्सिव अगर आपको पर्सन मिलता है तो वहां पे तुम क्या सीपीआर स्टार्ट कर दोगे, या तुम यहाँ पे उसका सर्कुलेशन चेक करोगे, उसकी ब्रीथिंग चेक करोगे। पेशेंट ऑन रोड पड़ा है, आपको प्रिजर्व लाइफ करनी है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने इसको ऑन रोड स्टार्ट कर दिया तो पीछे से जो कार आएगी वो आपको भी टक्कर मार सकती है, फिर आपको भी कोई फर्स्ट एड देने वाला चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, हमेशा पहले उस साइड से अपन पेशेंट को कहाँ पे ले जाएंगे? सेफ साइड में। सेफ साइड प्रोवाइड करवाओगे आप लोग, ये ध्यान रखना। मैं टोटल फर्स्ट एड बताऊंगा आज आप लोगों को। क्लियर है बिल्कुल कि सबसे पहले सेफ साइड प्रोवाइड करवाओगे आप लोग। तो देखो सबसे पहला क्या होता है? प्रिजर्व लाइफ होता है। ऐसा ये क्वेश्चन और आता है कि रोड साइड एक्सीडेंट के अलावा अगर स्नेक बाइट करता है, सांप काट लेता है किसी को, तो वहां पे क्या करोगे? इसके लिए मैंने लिया है इस टॉपिक को, इसको भी हमेशा ध्यान रखना। पहले आप उसको सेफ साइड में लेके जाओगे कि जहाँ पे सांप काटा वहीं पे तुम उसको फर्स्ट एड दे रहे हो। यस, अगर फर्स्ट एड देना स्टार्ट कर दिया, वो सांप या वो स्नेक दोबारा आके तुम्हें भी काट सकता है। क्लियर है? दूसरा, अगर आपसे बोला जाए प्रमोट रिकवरी कि जो उसको एक्सीडेंट हुआ है, जो उसको प्रॉब्लम हुई है, उनको आपको रिकवर करना है। एंड प्रिवेंट फर्दर इंजरी का मतलब कि रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, कि एक्सीडेंट रोड पे गिर गया, गाड़ियां आ रही है लगातार, उसको और ज्यादा इंजरी नहीं हो, तो बोला जाए ट्रांसपोर्ट द कैजुअलिटी। फिर आपको क्या करना है? कॉल करना है हॉस्पिटल में, या आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है कि एक्सीडेंट हुआ है, इसको ट्रांसपोर्ट करना है आपको। ट्रांसपोर्टेशन का तो मेन जो पर्पज रहेंगे आपके, वो 4 पर्पज होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे कि इमरजेंसी के अंदर जो आपके पर्पस होते हैं, इमरजेंसी स्टेप कौन कौन से होते हैं आप लोगों के फर्स्ट एड के लिए, अगर आपसे बोला जाए कि बेसिक स्टेप टेक इन इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँ यहाँ पे कि वही सेम बोल दिया जाए कि क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है, किधर हुआ है? रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है। तो वहां पे इमरजेंसी में आप लोग क्या क्या करते हैं? देखो हमेशा ध्यान रखना, इमरजेंसी कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो इसमें आपका 3C आता है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है CHO के अंदर। मैंने फर्स्ट एड में बेसिक वो क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए। क्लियर है कि 3C सबसे पहले चेक करेंगे अपन। चेक का मतलब क्या होता है कि आप उसका रिस्पॉन्स चेक कर रहे हो। क्या चेक कर रहे हो? रिस्पॉन्स चेक कर रहे हो। मतलब पेशेंट
अनरिस्पॉन्सिव है या रिस्पॉन्सिव है, जैसे आपको पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपको उसका ब्रीथिंग पैटर्न चेक करना है, आपको किसी साइड से उसकी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि ब्लीडिंग अगर होगी, अगर लगातार ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट शॉक में जा सकता है ना, इसलिए आपको उसकी ब्लीडिंग चेक करनी है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको पेशेंट की सिचुएशन को चेक करना है, या उसमें कहाँ इंजरी हुई है, कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट रेस्पिरेशन नॉर्मल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका सर्कुलेशन आप लोग चेक करोगे। उसके बाद में कॉल करोगे, कॉल फॉर हेल्प, यस और नो, कॉल फॉर हेल्प करोगे आप लोग, ओ यस। और उसके बाद में केयर देनी होती है, हमेशा देंगे अपन लोग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको केयर देनी है। या मैं अगर बोलना चाहूँ तो सिचुएशन बता सकते हैं अपन कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको क्या देना होता है, ट्रीटमेंट देना होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, मतलब एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो वहां पे आप लोग क्या केयर करोगे कि उस जो ब्लीडिंग वाली साइड को आप कंप्रेस करोगे। यस, मैं फर्स्ट एड बता रहा हूँ आपको, कंप्रेस करना है, वहां पे आपको बैंडेजिंग कर देनी है, ये आपके फर्स्ट एड रहेगा। और फिर पेशेंट को क्या कर दोगे तुम, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन बेसिक जो स्टेप होते हैं इमरजेंसी के वो 3 रहेंगे आप लोगों के, और वो 3 चेक, कॉल एंड केयर, फर्स्ट एड के बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, क्लियर है। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाता है कि पॉइजनिंग, देखो जो फर्स्ट एड की बात कर रहा हूं मैं, पॉइजनिंग, पॉइजनिंग का मतलब क्या, खा गया जहर। अब देखो पॉइजनिंग में ये आपका इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, जहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है। मान लो कि आप एज ए CHO, यस और नो, एज ए CHO आप जहाँ पे रहते हो, आपके घर के पास में, ये इधर आपका घर है, इधर किसी दूसरे का घर है, इधर से चिल्लाने की आवाज आती है, इनको पता है कि इधर CHO साहब रहते हैं या नर्सिंग ऑफिसर साहब रहते हैं, इनके घर में किसी ने क्या ले लिया, पॉइजन ले लिया। पॉइजन का मतलब अगर बोला जाए कि या तो आप कह सकते हो सुसाइडल पॉइजन या एक्सीडेंटल पॉइजन। सुसाइडल का मतलब तो कि भाई पर्पस ही था मरना, पॉइजन खा गया, घर वालों ने देख लिया। या फिर एक्सीडेंटल पॉइजन का मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं, टोडलर एज वाले या प्री स्कूल एज वाले, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर एक्सीडेंटली मान लो उनको पता नहीं था, वो उसको सैलो कर गए, वो आपका रहेगा एक्सीडेंटल पॉइजन, क्लियर है। तो यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि जैसे कोई पॉइजनिंग केस पेशेंट रहेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट एड क्या रहेगा आप लोगों का, हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला जो आपका इसका मतलब है, सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी रहेगी, वो प्रायोरिटी देखो आप लोगों की क्या होती है। सबसे फर्स्ट मैं बता रहा हूँ कि आपको सब्सटेंस, ये सुनो, कि आपको सब्सटेंस चेक करना है, या चेक सब्सटेंस कि जो पॉइजन उसने खाया है वो उसके मुंह में और तो नहीं पड़ा है, ये सुनो, कि मुंह में तो नहीं है कि वो लगातार उसको सैलो कर रहा हो। सबसे पहले चेक करना है सब्सटेंस को, कि चेक करते ही आपको क्या करनी है, कॉल फॉर पॉइजन कंट्रोल सेंटर, ये हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी की बात की जाए तो कॉल फॉर पॉइजन कंट्रोल सेंटर। लेकिन उससे पहले जैसे कि भाई इसने खाया, जहर खा लिया, पॉइजन सेलो कर चुका ये पर्सन, तो उसको देखना है कि इसकी मुंह में और तो नहीं है, यही देखना, नहीं है तो कॉल सेंटर कॉल करो। ये नहीं है कि पॉइजन खा गए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पे कि पॉइजन खाने के बाद में यस आप लोगों ने देखा होगा कि उससे उल्टी करवाओ, इससे वॉमिटिंग, क्या कहते हैं, वॉमिटिंग के लिए इंड्यूस करो, यस कहते हैं कि नहीं कहते, उल्टी करवाओ। कुछ लोग तो क्या करते हैं, इसको साबुन का पानी पिला दो, साबुन का पानी पिला दो ताकि क्या कर दे, ये उल्टी कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहला काम रहेगा आपको, सबसे पहला काम रहेगा, सुन लेना, जो आपके एग्जाम में आता है कि कॉल फॉर हेल्प, और कहाँ पे, पॉइजन कंट्रोल, आप पॉइजन कंट्रोल नंबर पे आपको कॉल करना होता है। उसके बाद में अगर बोला जाता है कि जो उसने पॉइजन खाया, अगर वो वॉमिट कर रहा है, पेशेंट क्या कर रहा है, वॉमिट कर रहा है, मैं कह रहा हूँ सुन लेना, पहली बात, आप वॉमिटिंग के लिए उसे इंड्यूस नहीं करोगे आप उसकी कभी, ये नहीं कि फिंगर गले में डालने लग जाओ, उल्टी करते नहीं। अगर पेशेंट वॉमिट कर रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, ये CHO में क्वेश्चन आया हुआ है कि पेशेंट जो वॉमिटिंग कर रहा है
उस वोमिटिंग को तुम लोग क्या करोगे, वहां पे डिस्कार्ड कर दोगे, ये सुनो, या उसका सैंपल लोगे, क्या करोगे आप लोग, या उसमें आपकी उसमें स्मेल या उसका कलर चेक करोगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर पेशेंट वोमिट कर रहा है तो आपको उसका सैंपल कलेक्ट करना है फॉर इन्वेस्टिगेशन, किसने कौन सा जहर खाया है। क्लियर है बिल्कुल। तो इसमें देखो मैं इसके क्वेश्चन बताऊं आप लोगों को। क्वेश्चन देखो आपका, व्हेन पेशेंट इज सस्पेक्ट टू बी पॉइजन फर्स्ट एक्शन विल बी, आपको एक पेशेंट मिला है जो सस्पेक्ट है कि भाई सब पॉइजन खा गया, तो क्या करोगे, इंड्यूस वोमिटिंग। यस, मोस्टली बच्चे जो इसका आंसर करके आ जाते हैं वो यही करके आ जाते हैं। कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर, आइडेंटिफाई पॉइजन, कि तुम गए वहां पे, अगर आपको बुलाया गया कि साहब देखो जहर खा गया, तुम अच्छा जहर खाया है, दिखाना कैसे खाया, कौन सा वाला जहर खाया है, यस और नो, टेस्ट करें, नहीं, ये कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ पता नहीं लगाना। सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइजन कंट्रोल या ट्रांसपोर्ट हॉस्पिटल, कि यस आप बिल्कुल बहादुरी दिखा रहे हो कि जहर खा गया, चलो मेरी गाड़ी में डालो, मैं अभी इसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, नहीं, सबसे पहला काम रहेगा कॉल फॉर हेल्प, क्या करनी है, कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर, सबसे फर्स्ट काम आपका यही रहेगा। आप ध्यान रखना आप लोगों को, ये बिल्कुल भी नहीं करके आना इंड्यूस वोमिटिंग। अगर आपसे बोला जाता है कि सबसे पहले चेक क्या करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके मुंह में, उसकी ऑरल कैविटी में उसके कोई सब्सटेंस तो नहीं है पॉइजन का जिसको वो सेलो कर रहा था। क्लियर है। इसके अलावा देखो मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट इंजेक्शन ऑफ पॉइजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में। देखो मैं ज्यादा डिटेल में इन चीजों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि टॉपिक में तुम बात कर लोगे या अपन पढ़ लेंगे इनको जब टॉपिक करेंगे इनसे रिलेटेड अपन। यहाँ पे जो बेसिक अपना फर्स्ट एड की बात चल रही है, फर्स्ट एड क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा बच्चों डायरेक्टली आएगा। क्लियर है। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट इंजेक्शन ऑफ पॉइजन, यस बिल्कुल, अरे बोलो कुछ आप लोग, कि इमीडिएट ट्रीटमेंट की आपके पास पेशेंट हॉस्पिटल में आ चुका है, और हॉस्पिटल में आया, घर वाले कह रहे हैं कि जहर खा के आया है, यस, और तुम क्या बन के बैठे हो, CHO, या आप यहाँ पे क्या हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, क्या कहोगे, अच्छा जहर खाया, कि अगर अगले की मरने की इच्छा है तो मरने दो ना, अरे भाई सुसाइड जब कर रहा है तो करने दो, क्यों तुम तकलीफ कर रहे हो, घर वालों को ऐसा बोलोगे क्या, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। यस, आपका काम रहता है कि बिल्कुल प्रिजर्व लाइफ को बचाना आपका काम है, और जैसे वो जो करे वो उसकी मर्जी, लेकिन आपका पहला काम वहां पे रहता है प्रिजर्व लाइफ। तो आप क्या करोगे, देखो गैस्ट्रिक लावाज, एंटीडोट ऑफ पॉइजन, इंड्यूस्ड वोमिटिंग, ये ऑल अब देखो अगर आपसे बोला जाता है कि पेशेंट ने क्या किया है, पॉइजन खा गया, आपको पता है, आपने पूछा कितने टाइम पहले खाया था, कि साहब ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, हमें जैसे ही पता लगा ये खा ही रहा था, हम इसको हॉस्पिटल लेके आए। आपको पता है कि जो भी उसने जो पॉइजन खाया है वो अभी कहाँ पे है, अभी कहाँ पे है, स्टोमक के अंदर है। तो क्या है साहब, स्टोमक में ही अभी निकाल देते हैं, तो वहां पे क्या करोगे आप लोग, गैस्ट्रिक लावाज। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सबसे पहला गैस्ट्रिक लावाज, फिर ये सब एंटीडोट भी यूज करते हैं अपन। क्लियर है, ये तो अपन करते ही नहीं है, कंफ्यूज वोमिटिंग नहीं करवाते अपन पेशेंट से। और गैस्ट्रिक देखो, गैस्ट्रिक लावाज का मतलब क्या होता है, ये आप समझ लेना आप लोग, कि गैस्ट्रिक लावाज का मतलब होता है कि आपको पेशेंट को क्या इंसर्ट करनी है, एनजी ट्यूब लगानी है आप लोगों को पेशेंट को। और एनजी ट्यूब यहाँ पे अगर आप लोग इंसर्ट कर दो, इंसर्ट करने के बाद में क्या करना है तुम लोगों को, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, सक्शन, क्या करोगे आप लोग, सक्शन करोगे साहब, सुन लेना। और जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये पॉइंट आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर बोला जाता है कि पॉइजन खा गया, सक्शन करना, और सक्शन के लिए तुम लोगों ने क्या लगाई यहाँ पे, एनजी ट्यूब, सक्शन करना। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को, कि जब तुम लोग, अरे सुन लेना, यस, सक्शन करोगे जब तुम लोग, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सक्शन करने के लिए जो आप एनजी ट्यूब यूज करते हो, कौन सी वाली एनजी ट्यूब आप यूज करोगे, कौन सी वाली का मतलब ये मैंने बताया था आप लोगों का, कि जो आपकी एनजी ट्यूब होती है वो कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक आपकी होती है सिंगल ल्यूमन और एक आपकी होती है डबल ल्यूमन। यस, मैंने दोनों बताया था आप लोगों को कि सिंगल ल्यूमन एंड डबल ल्यूमन के पेशेंट को कहोगे सिंगल ल्यूमन का मतलब
एक ओपनिंग होती है। डबल ल्यूमन का मतलब 2 ओपनिंग होती है। पेशेंट को कहोगे क्या कि जब मरना ही चाह तो तेरी आखिरी इच्छा बता दे कि बता एक ओपनिंग वाली लगाए कि 2 ओपनिंग वाली लगाए। ये पेशेंट से नहीं पूछना, आपको पता है कि सक्शन करना है, और सक्शन में हमेशा कौन सी ली जाती है? डबल ल्यूमन ट्यूब। डबल ल्यूमन, ये क्वेश्चन पूछा था कि सक्शन में ट्यूब कौन सी यूज करोगे आप लोग? डबल ल्यूमन एनजी ट्यूब यूज करोगे आप लोग। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो आपका आने वाला है या जो एग्जाम में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, कि जब तुम लोग सक्शन करोगे, सुन लेना ध्यान से, सक्शन का मतलब वहां से फ्लूइड को निकालोगे। देखो फ्लूइड कैसे निकाला जाता है कि जो आपने एनजी ट्यूब यहाँ पे लगाई है, एक साइड पर क्या करेंगे, साथ में सक्शन करके इस वाले एरिया को निकालेंगे, दूसरा यहाँ पे अपने को इसको इरिगेशन भी करना होता है, इरिगेशन ऑफ स्टोमक। इरिगेशन का मतलब आपको स्टोमक को क्लीन करना है। सीधा सा मैं अगर 2% में बोलना चाहूँ, यस और नो, सीधी बात बोलो तो आपको स्टोमक को धोना भी है, साफ भी करना है, क्योंकि इसने क्या खाया है? पॉइजन खाया है। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपका सॉल्यूशन कौन सा होता है? क्या बोला जाता है? फ्लूइड कौन सा होता है? फ्लूइड फॉर स्टोमक इरिगेशन। अरे बोलो तो सही, कि अगर आपको इरिगेशन करना तो कौन सा फ्लूइड लोगे? हमेशा ध्यान रखना, एज नॉर्मल सलाइन। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपसे कैसे भी पूछ ले एग्जामिनर कि आपको स्टोमक का इरिगेशन करना है, गैस्ट्रिक लवाज करना है, जो मैं बता रहा हूँ, कौन सा सॉल्यूशन लिया जाता है? हमेशा ध्यान रखना आपका नॉर्मल सलाइन। क्यों जाएगा? बिकॉज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए यहाँ पे आप लोगों का। क्लियर है बिल्कुल। अगर आपसे यहाँ से बोला जाता है कि डायरेक्टली बोला जाए कि जो ट्यूब होती है वो ट्यूब क्या हो चुकी है, नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ट्यूब क्या हो चुकी है? ब्लॉक हो चुकी है। कौन सी वाली ट्यूब की बात कर रहा हूँ? एनजी ट्यूब ब्लॉक हो चुके। जब आप लोग सक्शन कर रहे हो, इरिगेशन कर रहे हो, तो इसके लिए क्या करना आपको? इरिगेट एनजी ट्यूब। यस, कौन सा सॉल्यूशन लोगे बताओ? कौन सा फ्लूइड लोगे? यहाँ पे भी आपके जाएगी नॉर्मल सलाइन। ध्यान रखना, चाहे से स्टोमक इरिगेशन की बात की जाए, चाहे से आपके स्टोमक इरिगेशन की बात की जाए, चाहे से आपके नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इरिगेशन की बात की जाए, दोनों में जो आपका सॉल्यूशन जाएगा वो कौन सा जाएगा? नॉर्मल सलाइन जाएगा यहाँ पे आप लोगों का। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का। तो पॉइजन वाला पेशेंट में सबसे पहला आपका रहेगा कॉल फॉर पॉइजन कंट्रोल सेंटर, एंड उसके बाद में अगर आपसे ट्रीटमेंट की, देखो दोनों क्वेश्चन में जो मेन डिफरेंस आपको जो मैंने बताया है, एक में पूछा है फास्ट एक्शन विल बी, दूसरा जो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या रहेगा? वो क्या रहेगा? गैस्ट्रिक लवाज। जो किससे करोगे आप लोग? नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से करोगे आप लोग। और मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि अगर एनजी ट्यूब लगा के आपको क्या करना है, चाहे से बोला जाए इरिगेशन, चाहे से बोला जाए इरिगेशन बोला जाए, चाहे से बोला जाए सक्शन, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन के आ जाता है लेवल ऑफ एनजी ट्यूब। यस, लेवल ऑफ एनजी ट्यूब। यह है कि एनजी ट्यूब का लेवल का मतलब कि जो ल्यूमन होती है, सीधा सा बोलना चाहूँ तो मैं ल्यूमन भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, कि जो ल्यूमन है उसका लेवल क्या रहेगा? इस लेवल का मतलब कि अबव द स्टोमक, बिलो द स्टोमक, लेवल द स्टोमक। जैसे यही क्वेश्चन आपने सेम पढ़ा होगा कि जब पर्सन की बीपी ली जाती है, पर्सन का जब ब्लड प्रेशर लिया जाता है, तो वहाँ पे जो हैंड का लेवल, एक्सट्रीमिटी का लेवल कहाँ होता है, वहाँ पे तुम लोग क्या पढ़ते हो? लेवल ऑफ हार्ट। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है लेवल ऑफ एनजी ट्यूब। कब मैं इसका बोल रहा हूँ आपको हमेशा ध्यान रखना, above the level of stomach। हमेशा ध्यान रखना, इसका रेशनल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि रेशनल क्या होता है कि सब जब बीपी लेते हैं तब तो अपन स्टोमक के लेवल में रखते हैं, और यहाँ से मैंने बोला कि जब तुम क्या कर रहे हो स्टोमक का इरिगेशन, तो लेवल कहाँ? अबव बता रहा हूँ, क्योंकि प्रिवेंट ब्लॉकेज ऑफ एयर वेंट। अरे यस और नो बोलो तो सही। कि देखो जो दो ओपनिंग होती है ना आपकी एनजी ट्यूब की, एक आपकी होती है सक्शन ल्यूमन और एक आपका होता है एयर वेंट। ये एयर वेंट ब्लॉक नहीं हो जाए इसलिए आपको इसका लेवल कहाँ रखना होता है?
अबाउट द लेवल ऑफ स्टोमक, अबाउट द लेवल ऑफ स्टोमक, ध्यान रखना आप लोग हमेशा, ये आपसे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का बताया। इसी के अलावा अगर आपसे बताऊं यहाँ पे कि लेवल आपने कहाँ रखा, लेवल अबाउट द स्टोमक, लेवल अबाउट द स्टोमक रखा है क्योंकि एयर वेंट आपका ब्लॉकेज नहीं हो जाए। लेकिन अगर मान लो कि ब्लॉकेज हो जाता है तो भी देखो मैंने अभी क्या बताया था, इरिगेट करोगे एनएस से, लेकिन इरिगेट करने से पहले पुश 30 ml एयर, ये ऑप्शन में हो तो ये भी आपका प्रायोरिटी पे होता है। पुश 30 ml एयर, देन क्या करते हैं अपन, देन इरिगेट किससे करोगे भाई, एनएस। मतलब एयर पुश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे भी आपका ब्लॉकेज हुआ है ये वहां से हट जाए। क्लियर है बिल्कुल, तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। अगर पेशेंट क्या करके आया है, पॉइजन करके आया है, पॉइजन खा के आया है। क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं, यस क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपका है, हीट स्ट्रोक। यस, एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का मतलब पेशेंट को क्या हुआ है, यस मैं इसको बर्न नहीं बोलूंगा, हीट स्ट्रोक का मतलब कि वो बिल्कुल हीट के कांटेक्ट में आ चुका है पर्सन। इसी को बोला जाता है हाइपरथर्मिया, मतलब कि पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हाइपरथर्मिया। जिसको अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट एड क्या करोगे आप लोग वहां पे, जैसे फर्स्ट एड वाले क्वेश्चन, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि एक फैक्ट्री है, एक पर्सन रेडिएशन वाले एरिया में काम करता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, यस और नो, और वहां पे अगर आप चाहते हो आपको फर्स्ट एड के लिए बुलाया जाता है तो वहां पे क्या करोगे। और फर्स्ट एड के देखो जो मेन कॉज होता है, अगर बोला जाए रेडिएशन है, इन्वायरमेंट है, ये अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि राइगर का नाम सुना है तुम लोगों ने, राइगर फीवर, अरे मैंने बताया तो था ना राइगर फीवर वाला आपको मेरी लास्ट क्लास के अंदर, जो मलेरिया के अंदर होती है, यस बोल सकते हैं ना अपन, मलेरिया या डिजीज या बीमारी, जो भी बीमारी होती है। यहाँ पे अगर आपसे कहा जाता है कि हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट में तुम क्या मैनेजमेंट करोगे, मैं इसका मैनेजमेंट जो बताऊं आप लोगों को कि हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले फर्स्ट एड में क्या करोगे आप लोग, रिमूव फ्रॉम इन्वायरमेंट, रिमूव फ्रॉम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब कि जिस इन्वायरमेंट में वो है, जिस इन्वायरमेंट के अंदर पेशेंट है जहाँ पे उसको हीट स्ट्रोक हुआ है, सबसे पहला काम रहेगा आपको उस एरिया से उसको हटाना है। क्योंकि अगर आपने उसको वहीं पे रखा तो उसमें जो चांसेस है, जो कॉम्प्लिकेशन है वो और ज्यादा बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। यस, अरे बोलो तो सही तुम लोग, और कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़े इसलिए आपको एरिया से आपको हटाना है। अब आपको पता है जैसे एरिया से हटाए, आपने देखा कि पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हो रखा है, मतलब हाइपरथर्मिया। तो सबसे पहले क्या करना है कि पेशेंट को कूल एनवायरनमेंट में लेके जाना है। प्रोवाइड कूल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर उसको आप रूम में लेके गए तो वहां पे क्या कर दोगे आप लोग, फैन को ऑन कर दोगे, कूलर है तो कूलर को ऑन कर दोगे, और एसी है तो एसी चला दोगे। मतलब कि उसको कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराओगे आप, ठंडा एनवायरनमेंट अगर बोलना चाहें, क्योंकि वो जो उसको हीट स्ट्रोक हुआ इससे वो रिकवर हो, उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि देखो लूज द क्लॉथ, जैसे आप उसको कूल एनवायरनमेंट में ले गए, पंखा ऑन किया, कूलर ऑन किया, एसी ऑन किया आप लोगों ने, उसके बाद जो क्लॉथ पहन रखे उनको आप लूज कर दोगे। लूज का मतलब कि जैसे बटन आपने ओपन कर दिए ऊपर के, निकालने नहीं है, लूज करना अगर आपसे बोला जाए। उसके बाद में क्लीन एयरवे, ये ध्यान रखना आप लोगों को कि पेशेंट्स के अंदर देखो यहाँ पे अगर इसका क्या हुआ था, हीट स्ट्रोक वाला, तो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, सीधी सी बात है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो आपको पता है कि उसका एयरवे आपको मेंटेन करना होगा। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन जो आता है कि जो हीट स्ट्रोक वाला पर्सन है, भाई सुन लेना आप लोग, हीट स्ट्रोक वाला पर्सन है उसमें आपका सबसे मेन मैनेजमेंट क्या रहेगा आप लोगों का, और वो रहेगा गिव स्पंज बाथ, कॉल्ड स्पंज, या मैं बोल सकता हूँ इसको, क्या बोल सकता हूँ मैं, स्पंज बाथ देना है तुम लोगों को उसको। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है और ये सीएचओ में आपका यूपी सीएचओ में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी सीएचओ में पूछा हुआ है कि अगर आपको उसको स्पंज बाथ देना तो उसका टेम्परेचर मैंने आपको पहले भी बताया था 80 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन क्वेश्चन आता है कौन से एरिया में अवॉइड करोगे, वो ध्यान रखना है। चेस्ट वाले एरिया पे कभी भी स्पंज बाथ नहीं दिया जाता है, कभी भी नहीं देंगे अपन लोग।
स्टार्ट कहाँ से किया जाता है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि अपन हेड वाले एरिया से टॉप टू बॉटम की तरफ स्टार्ट करते हैं, और मोस्टली जो दिया जाता है पेरिफेरल साइड पे दिया जाता है आपका स्पंज बाथ। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी चेस्ट वाले एरिया पे आप लोग क्या नहीं दोगे, स्पंज बाथ नहीं दोगे आप लोग। क्लियर है? तो देखो ये मैंने जो आपको बताया था कि जो हीट स्ट्रोक वाला पेशेंट उसमें फर्स्ट एड क्या रहेगा, अगर फर्स्ट एड के लिए आपसे प्रायोरिटी पूछी जाती है, प्रायोरिटी फॉर फर्स्ट एड, ये लिख लेना आप लोग। तो यहाँ पे आपकी जो प्रायोरिटी जाएगी ये क्या होगी आप लोगों को, कि उस एरिया से क्या करोगे आप, रिमूव, वहां से हटाओगे आप लोग, या उस इन्वायरमेंट से उसको, या उस सोर्स से आप लोगों को क्या करना है, दूर करना है, जिस सोर्स से उसको हीट स्ट्रोक हुआ। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी मैनेजमेंट की। अगर अपन बात करेंगे इसके अंदर, तो आपका सबसे पहला जो मैनेजमेंट जाएगा एज ए नर्सिंग ऑफिसर, वो रहेगा गिव द स्पंज बाथ। दोनों में ध्यान रखना, फर्स्ट एड, ये सुन लेना, फर्स्ट एड की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट एड में जाएगा रिमूव इन्वायरमेंट, फर्स्ट एड में जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो जाएगी आपकी रिमूव फ्रॉम इन्वायरमेंट। क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों का। यस देखो हीट स्ट्रोक के बाद में अगर अपन बात करें फ्रॉस्ट बाइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको आप चाहे से अभी से इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन आपके लगातार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि फ्रॉस्ट बाइट, देखो फ्रॉस्ट का मतलब होता है आइस, है ना, या बोलना चाहो बर्फ, फ्रॉस्ट का मतलब बर्फ। अगर मान लो कि आप घूमने के लिए गए हुए हो, घूमने के लिए गए, कहाँ पे गए आप लोग, किधर गए, जम्मू कश्मीर, यस और नो, जब वहाँ पे क्या हो रही है, बर्फबारी, या सियाचिन की बात करेंगे, सियाचिन चले गए जहाँ पे हमेशा माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो जैसे ही आप लोग वहाँ पे घूम रहे हो, वहाँ पे जो फॉरेस्ट है, या वहाँ पे आपका पैर है, जो आपका फुट है, वो कहाँ पे चला गया, आइस के अंदर। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब है कि अंदर चला गया आपका, बिल्कुल उसके अंदर धंस चुका आपका पैर। क्लियर है? आइस से आपके पैर को चोट लगी है, धंस गया। तो हमेशा देखो, आपने देखा कि जिस एरिया के अंदर फ्रॉस्ट बाइट होता है, या आपने कई बार ट्राई भी किया होगा कि अगर आपका एरिया लगातार आइस के कांटेक्ट में रहता है, तो सेंसेशन वहां से क्या हो जाते हैं, कम, क्योंकि वहां पे आपकी आइस क्या करती है कि भाई ब्लॉकेज करेगी नहीं यहाँ पे नर्वस सप्लाई को, यस और नो। तो वहां पे आपसे बोला जाता है कि आपका फर्स्ट एड क्या रहेगा, आप लोग वहां पे क्या करोगे, यस और नो, क्योंकि सेंसेशन नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना कि लगातार काफी टाइम से अगर फ्रॉस्ट बाइट हुआ है, तो स्किन डैमेज होना, टूटना स्टार्ट हो जाती है वहां से। तो देखो सबसे पहला जो आपका मैनेजमेंट रहेगा, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, सोक इन वार्म वाटर। क्या करना है देखो आप लोगों को, कि आपको एक टब में पानी लेना है, और पानी कैसा होना चाहिए, वार्म, गर्म पानी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वार्म वाटर। क्लियर है? वार्म वाटर रहेगा। लेकिन देखो हमेशा ध्यान रखना, उस पर्सन के जिस भी एरिया में उसको क्या हुआ है, जिस भी एरिया में फ्रॉस्ट बाइट हुआ है, फ्रॉस्ट बाइट, उसको आपको क्या करना, उस वार्म वाटर के अंदर रखना। जैसे मान लो कि ये वाला आपका पैर वाला एरिया था, आपने इसको कहाँ पे रखा, वार्म वाटर के अंदर। लेकिन जो आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ से एग्जाम में, हमेशा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन क्या आता है, देखो मैं जो बता रहा हूँ कि टेम्परेचर कितना रहेगा वार्म वाटर का, वो रहेगा आपका, टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, 100 to 105, 100 से 105 फ़ारेनहाइट, 100 से 105 स्टार बना लेना इसको, कि 100 से 105 रहेगा। लेकिन ध्यान रखना 105 से ऊपर आप नहीं करोगे, नॉट मोर देन 105 फ़ारेनहाइट। क्लियर है? आपका टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 से 105। लेकिन देखना, हमेशा ध्यान रखना कि कब तक आपको इसको सोक करके रहना, उसके एरिया को कब तक करके रखोगे, जब तक ये एरिया पिंक नहीं हो जाए, या इसमें आपको ब्लड सप्लाई स्टार्ट नहीं दिखे। आपको बताया ना कि ब्लड सप्लाई को स्टार्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको हॉट एप्लीकेशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको किसमें सोक कर रहे हो, हॉट वाटर के अंदर या वार्म वाटर के अंदर। कि कब तक करोगे, जब तक उसकी एक्सट्रीमिटी कैसी नहीं हो जाए, पिंक नहीं हो जाए। और सबसे जो मेन ध्यान में रखना है कि जब भी आप लोग जिस भी एरिया के अंदर फ्रॉस्ट बाइट हुआ, वो कभी भी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। जिस भी टब का आप यूज कर रहे हो, या जिस भी आप मान लो कि जो भी आपने जार लिया, उसके कांटेक्ट में, उसके बॉटम की बात करूं चाहे से उसकी मैं दीवारों की बात करूं,
इसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, आपको बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। क्यों बना के रखनी है? क्योंकि स्किन क्या हो सकती है, डैमेज। और जो पेशेंट, जिस पेशेंट को फ्रोस्ट बाइट हुआ है, उसको नहीं पता है कि मेरी स्किन या मेरा जो पार्ट हो टच हो रहा है क्या, क्योंकि इसके सेंसेशन नहीं है। इसलिए इसमें आप लोगों को क्या करना, देखो, कीप इंजर्ड एरिया अवे फ्रॉम साइड बॉटम ऑफ टब। क्लियर है कि आपके बॉटम ऑफ टब से इसको दूर या साइड में रखना आप लोगों को। क्लियर है? ये देखो मैंने जो फ्रोस्ट बाइट का बताया है इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन जो बताओगे, टेम्परेचर का पूछा जाता है बहुत बार, कितने से ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन 105। दूसरा जो मेन बनता है कि जिस भी एरिया में फ्रोस्ट बाइट हुआ है वो कभी भी टब के या जार के कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि पर्सन के जो सेंसेशन है वो नहीं है। और आपने देखा होगा कि स्किन जो होती है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है पर्सन की। क्लियर है बिल्कुल, आई थिंक आप लोगों का। यस, नेक्स्ट ट्राई एज, अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जब सीएचओ बनोगे ना, सीएचओ के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है ट्राई एज वाला, कि आप लोग को इस ट्राई एज का मतलब क्या होता है, या क्या होता है ट्राई एज में, क्या करते हैं अपन लोग। देखो ट्राई एज का अगर मैं बेसिक बताऊं आप लोगों को, एक कहानी अगर बताऊं मैं, कि अगर आप लोग ट्रेन में सफर कर रहे हो या आपके एरिया से ट्रेन आ रही है और आपने सुना कि ट्रेन का क्या हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, या अगर बोला जाए बस का एक्सीडेंट हुआ, या भूकंप आया, या बाढ़ आ चुकी है, ये सुनो, कि जैसे मान लो कि ट्रेन में काफी लोग होते हैं, बस में काफी लोग होते हैं, बाढ़ आए तो काफी लोगों को एक साथ हार्म पहुंचना, या काफी लोगों को एक साथ चोटें आना, यस और नो, उन लोगों को, या अगर सीधा सा मैं इसको एक लाइन में बताना चाहूँ कि काफी मात्रा में काफी सारे लोग अगर आपके पास एक साथ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, आपके हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग एक साथ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, या उनको एक साथ से जो भी हार्म हुआ एक साथ हुआ सभी को, तो आप उनको मैनेज कैसे करोगे। जैसे बोला जाए कि आप सीएचसी पे काम कर रहे हो और आपके पास में एक साथ में 200 पेशेंट को लेके आए जो क्या हुए थे, ट्रेन से उनका एक्सीडेंट हुआ। अब 200 को तुम एक साथ कैसे देखोगे, और इनमें भी कि सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी है नीड, यस और नो, कि किसको सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी ट्रीटमेंट देने की, यस और नो। क्योंकि देखो मान लो किसी पेशेंट के अंदर ट्रॉमा हुआ है, किसी में नॉर्मल इंजरी हुई है, किसी में हेमरेज हो रहा है, यस और नो, तो सभी पेशेंट को आपको सर्वाइव करवाना है और एक जल्दी से जल्दी या मैक्सिमम पर्सन्स को ट्रीटमेंट देना है। इसके लिए क्या प्रिपेयर किया जाता है, ट्राई एज। और ये ट्राई एज जो करते हैं वो किसके कारण करते हैं अपन, कलर कोडिंग यूज होती है इसके अंदर। क्या यूज होती है, कलर कोडिंग। कलर कोडिंग का मतलब कि यहाँ पे पेशेंट को बैंड लगाया जाता है पेशेंट को, उसके अकॉर्डिंग उसको अपन ट्रीटमेंट देते हैं। इसके लिए अपन अलग अलग एरिया तैयार करते हैं। और देखो इसका मैं सीधा सा बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं रटना है। आप लोग सब बाइक या बस या अपने ट्रेवल करते हो, ये सुनो, तो ट्रेवल करते टाइम पे आपने जैसे मान लो कि जो आपका सिग्नल होता है उसमें आपके 3 सिग्नल देखे होंगे आप लोगों ने। एक होता है रेड, उसके बाद में येलो, उसके बाद में ग्रीन। ये तीनों तुमने देखे नहीं देखे, और ये 3 सिग्नल ही बस क्या होते हैं आपके, ट्राई एज होता है। बिल्कुल सिंपल है, रटना नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों को। देखो रेड में तुम लोग क्या करते हो, बिल्कुल किसका निशाना, रेड, खतरा, किस है, डेंजर, खतरा है, रुकना है। येलो का मतलब यस खतरा है लेकिन अपन उससे बच सकते हैं, मतलब कि देख के चलना है। और ग्रीन का मतलब बिना रुके निकलो, यस और नो। इसी का जो मैं मतलब बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कलर कोडिंग दी जाती है। रेड का मतलब होता है इमरजेंट। हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो रेड होता है उस रेड का या रेड वाला जिस पेशेंट को आपने बैंड लगाया है उसको कौन सी क्वालिटी में रखोगे आप किसको रखना है, इमरजेंट, या मैं बोल सकता हूँ इसको इमरजेंसी। ये दूसरा वर्ड भी इसके लिए डायरेक्टली पूछा था, ई फॉर इमरजेंट और ई फॉर इमरजेंसी, यस और नो। और इस पेशेंट को जो आपको ट्रीटमेंट देना होता है विद इन द 15 या 15 मिनट में आपको क्या देना है, इसको ट्रीटमेंट देना है। इसका मैं अगर एग्जांपल बताऊं आप लोगों को कि पेशेंट को क्या हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, तो ट्रॉमा भी कैसा हुआ है, सीवियर ट्रॉमा। जैसे एग्जांपल बताया जाए आप लोगों से कि पेशेंट कैसा है, अनकॉन्शियस है, यस और नो, क्लियर है, ट्रॉमा हुआ, अनकॉन्शियस हुआ है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, बिल्कुल बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। आपको पता है कि ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट अगर नहीं किया गया है तो पेशेंट किस में जा सकता है, शॉक में जा सकता है, डेथ हो सकती है। अनकॉन्शियस पेशेंट, यस डेथ हो सकती है पेशेंट की, बिल्कुल भी, यस क्लियर है, यस और नो। तो आपका जो रेड वाला कोड दोगे आप उन पेशेंट को उसी टाइम पे आपका ट्रीटमेंट करना है, इमरजेंसी फॉर ट्रीटमेंट, यस और नो। जैसे अगर आपको इनको ओटी में शिफ्ट करना है, आईसीयू में शिफ्ट करना है, वो आपके इमरजेंट में आ जाएंगे। मतलब खतरे का निशान बताया था ना कि जो रेड वाली बत्ती होती है, रेड जब सिग्नल होता है तो क्या खतरा है, पेशेंट को मर सकता है पेशेंट। अगर बोला जाए येलो, यस येलो वाला जो पर्सन आता है उसमें यस इंजरी तो है, पर्सन में क्या है, इंजरी है। बिल्कुल इंजरी कैसी है कि भाई ज्यादा हार्मफुल नहीं है, कि पेशेंट को अगर मान लो कुछ टाइम तक अगर रोका जाता है तो पेशेंट सरवाइव कर सकता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो गया पर्सन के अंदर, यस फ्रैक्चर हुआ है, बिल्कुल किसमें रखूं, येलो में लिखो। अगर फ्रैक्चर के साथ में दिया हुआ आ रहा है इंटरनल ब्लीडिंग, तो ये फ्रैक्चर विद इंटरनल ब्लीडिंग चला जाएगा रेड वाले में। लेकिन ओनली फ्रैक्चर दे रखा है, या क्या दे रखा है, माइनर फ्रैक्चर। किसकी बात कर रहा हूं मैं, माइनर फ्रैक्चर की बात करूं मैं, यस और नो, तो वो किसमें चला जाएगा, आपके येलो वाले में। इसको अपन जो केयर रहता है वो कितने टाइम में स्टार्ट कर देंगे, 30 मिनट में अपन स्टार्ट करेंगे। ये टाइम पूछा हुआ आपके यूपीसीएचओ में, यस और नो। ये आपको हर बुक में नहीं मिलेगा, ये जो आपका टाइमिंग कितना रहता है यूपीसीएचओ में आया हुआ। ग्रीन वाले का मतलब है जो सिग्नल बताया था कि चलो बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, मतलब पर्सन आया बोला कि साहब चोट लगी, क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, यस और नो, यस और नो, कि पेन हो रहा है, कोई नहीं पेन हो रहा है, चलो पेन की टेबलेट दे दो, उसको क्या दे दो, टेबलेट दो। क्या कि मतलब कि जल्दी यहाँ से जो पेशेंट को मतलब कि अर्जेंट नहीं है, या इसको अपन डिलेड भी बोल सकते हैं, या अपन नॉन अर्जेंट भी कह सकते हैं अपन इनको, कि पेशेंट को ट्रीटमेंट दो, चलो कि यहाँ से दफा हो, यस और नो। अपन उनको यहाँ से भेजते रहेंगे क्योंकि आपको वहाँ पे हॉस्पिटल में भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। अगर आपसे बोला जाए ब्लैक वाले का मतलब है पेशेंट का क्या हो चुका है, डेड हो चुका, मर चुका है पेशेंट, क्या हो चुकी है, पेशेंट मर चुका है। मरे हुए पेशेंट को कौन सा बेल्ट लगाओगे आप लोग, कौन सा बैंड लगाओगे, ब्लैक। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका मैं सीधा सा जो तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, जो आपका सिग्नल का बताया था मैंने, वो ध्यान रखना है, रेड, येलो एंड ग्रीन। मतलब कि सबसे खतरनाक इमरजेंसी कंडीशन में किस में लाओगे, रेड वाला को, जिसको इमरजेंट कहते हैं। येलो वाला यस आपका क्या होता है, अर्जेंट होता है, बिल्कुल इमरजेंट नहीं होता, इमरजेंसी नहीं होती उसके लिए वहां पे। अगर बोला जाए ग्रीन वाले के अंदर पेशेंट में बिल्कुल माइनर इंजरी हुई है, मतलब कि उसके चोट लग गई, यस और नो, या वहीं कहीं पे उसके फ्रिक्शन हो चुका है, उन पेशेंट को आप लोग क्या करोगे, ट्रीटमेंट देके वहीं पे उस टाइम से क्या करोगे कि आप लोग घर जा सकते हो। क्लियर है ट्राइएज का। ये सीजर्स, ये सीजर्स का आप लोगों ने देखा होगा, सीजर्स का मतलब एपिलेप्सी, अगर बोला जाए दौरे आना, यस क्या ना, दौरे, पेशेंट को दौरे आ रहे हैं। आपने सुना मिर्गी का नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, कि जब पेशेंट को मिर्गी आती है, फर्स्ट एड की बात चल रही है यहाँ पे, कि फर्स्ट एड में तुम लोग क्या ट्रीटमेंट करोगे, सीजर्स के अंदर मिर्गी बोल दूं मैं, एपिलेप्सी बोल दूं मैं, तो हमेशा ध्यान रखना, जो तुम लोगों ने जो देखा है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि पेशेंट को क्या हुआ, सीजर्स है पूरी बॉडी में, सीजर्स आने के बाद में वो गिर गया एकदम से, और गिरने के बाद आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारे लोग उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि साहब गिर गया, जल्दी से इसको लाके पानी पिलाओ। सुना है ना तुम लोगों ने, और क्या पिलाते हो वहां पिला के, पानी पिलाते हैं उसको। या कुछ तो क्या करते हैं, देखो तुमने देखा होगा कि उसको जैसे कि गंदे जुराब की स्वेलिंग देना, किसको स्वेलिंग, तो गंदी स्वेलिंग दो, इसको उड़ जाएगा, वो स्वेलिंग से नहीं उठता है, उसका ड्यूरेशन इतना ही होता है कि उसके बाद वो हट जाता है वहां से। हमेशा ध्यान रखना ये चीजें कभी भी नहीं करनी होती। पानी पिलाने से पेशेंट की डेथ हो सकती है, पेशेंट मर सकता है, हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को। फिर कहते हैं कि नहीं इसके तो इतनी लास्ट दौरा था, नहीं, वो खुद नहीं मरा, उसे मारा गया है। और किसने मारा, जिसने उसको पानी पिलाया। ध्यान रखना, मैं फर्स्ट एड की बात कर रहा हूँ। सीजर्स के दौरान क्या आपके पास कोई पर्सन है, या आपके पास एक एपिलेप्सी वाला पेशेंट, उसको बार बार दौरे आते रहते हैं, और आपने देखा कि ये सीजर्स आ रहे हैं, पूरी बॉडी में इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहे हैं। कैसे मूवमेंट होते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब उसके कंट्रोल में नहीं है, पूरी बॉडी के मसल्स में क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन। आपको वहां पे इमोशनल नहीं होना कि यार कैसे कैसे क्या मतलब पूरी बॉडी कैसे कंपन कर रही है। कजरा रे गाना देखा होगा ना, कंपन करते हुए, वैसे नहीं करना।
कहीं सोचोगे जाके पकड़ लेता हूँ, इसको होल्ड कर लेता हूँ, मत कर लेना। इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहे हैं, पेशेंट को तुमने पकड़ा तो उसमें फ्रैक्चर हो सकते हैं, वो फ्रैक्चर के जिम्मेदार आप होगे ना कि पेशेंट। वहां पे आपको फर्स्ट एड के थ्रू या मैनेजमेंट के थ्रू सबसे पहला काम रहता है प्रिवेंट इंजरी। टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अब प्रिवेंट इंजरी कैसे बचाओगे? प्रिवेंट इंजरी का मतलब है कि उस पेशेंट के आसपास जो भी सब्सटेंस है, कि जो इस पेशेंट जिस एरिया में खड़ा है, वो जहाँ पे उसको सीजर्स आ रहे हैं, उस एरिया में जो सब्सटेंस वहाँ पे हैं, उन सब्सटेंस को आप हटा दोगे वहां से, जिनसे उसको इंजरी हो सकती है। मान लो कि नीचे कुछ पत्थर या कुछ शार्प सब्सटेंस रखा हुआ है, पेशेंट जब वहां पे गिरेगा तो उस पे गिर सकता है, वो उसको चोट आएगी। उन सब्सटेंस को वहां से आपको हटा देना, इंजरी से बचाना। जैसे ही पेशेंट गिर गया मतलब पेशेंट रिलैक्स होगा। रिलैक्स का मतलब कि उसकी बॉडी की सारी मसल्स क्या हो जाती हैं? रिलैक्स हैं। और मसल्स अगर रिलैक्स होती हैं तो पता है कि उसकी बॉडी के सिक्रेशंस बढ़ेंगे, बॉडी सिक्रेशन बढ़ेंगे। और बॉडी सिक्रेशन बढ़ रहे हैं तो पेशेंट क्या कर सकता है? एस्पायरेट कर सकता है। अरे बोलो तो सही, पेशेंट एस्पायरेट कर जाएगा। और पेशेंट एस्पायरेट का मतलब उसकी मृत्यु हो सकती है, उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए पहला काम प्रिवेंट इंजरी, जैसे ही वो गिर जाता है पेशेंट, आपको गिव द साइड लाइनिंग पोजीशन। इसका रेशनल जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो क्यों दोगे आप लोग? साइड लाइनिंग पोजीशन क्यों दोगे आप लोग? किससे बचाना है? प्रिवेंट एस्पायरेट। और मैं साथ में तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ कि एक पेशेंट है जिसको लगातार वोमिट हो रही है। क्या हो रही है? वोमिट। और पेशेंट कैसा है? अनकॉन्शियस। यहाँ से पूछा जाता है फर्स्ट एड क्या रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी वहां पे क्या रहेगी आप लोगों की? ये सुन लेना आप लोग जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लायक है। अगर मान लो कि आपके पड़ोस में जहाँ पे भी आप जाते हो या आपके पास कोई पेशेंट है, उसको लगातार वोमिट हो रही है, या इसको मैं अगर क्वेश्चन को आपको चेंज करके बताना चाहूँ तो उस पेशेंट में आपने एनजी ट्यूब लगा रखी है, एनजी ट्यूब वाला पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, वोमिट कर रही है, वहां पे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ध्यान रखना, आपको गिव द साइड लाइनिंग पोजीशन। साइड लाइनिंग पोजीशन देनी आपको, पेशेंट को हमेशा ध्यान रखना आप लोग। जब क्या कर रहा है, वो वोमिट कर रहा है पेशेंट, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप फर्स्ट एड के थ्रू क्या करोगे? सबसे पहली प्रायोरिटी, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी प्रिजर्व लाइफ, पेशेंट को बचाना है, बाकी के काम बाद में करेंगे, सबसे पहले उसको बचाओ तो सही। ये वो मर गया तो फिर क्या करोगे? यस, नेक्स्ट, यस। देखो जो मैंने अभी आपको लास्ट बताया था, सीजर्स वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको आप ध्यान रखना। अब अगर मैं आपको बताऊं, देखो कि ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग, ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग, ड्रेसिंग का मतलब क्या करनी है आपको? पेशेंट की ड्रेसिंग करनी, यस और नो। ये देखो मैंने इसको फर्स्ट एड में की, फर्स्ट एड में आप लोग ड्रेसिंग कब करोगे? यस और नो। क्या इसका पर्पस क्या होता है? अगर आपसे बोल दिया जाए, क्वेश्चन क्या आता है कि ड्रेसिंग का फर्स्ट एड में क्या पर्पस होता है? हमेशा ध्यान रखना कि एक एक्सीडेंट वाला पेशेंट आया और उसकी एक्सट्रीमिटी से क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है, यस और नो। या पेशेंट के कट लगा किसी एरिया पे, ब्लीडिंग हो रही है, और उस ब्लीडिंग के साथ में आपको पता है कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन? डायरेक्टली वहां पे प्रेशर लगाते हैं, उसके बाद में प्रेशर के साथ में वहां पे बैंडेजिंग कर दी जाती है। और देखो कंट्रोल ब्लीडिंग, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट ओनली मैं फर्स्ट एड की बात कर रहा हूँ, बैंडेजिंग की बात मैं नहीं कर रहा। कितने टाइप्स के ड्रेसिंग्स होती हैं, और उसका जो दूसरा पर्पस मेन होता है प्रिवेंट इन्फेक्शन, कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये आपका ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग का क्या रहेगा? फर्स्ट पर्पस होता है, क्योंकि ये फर्स्ट एड में अपन क्यों काम में ले रहे हैं, इनका क्या रोल होता है। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? यस, आगे चलते हैं अपन। ब्लीडिंग्स, यस, देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अगर किसी पेशेंट में आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है, अरे बोलो तो सही, ब्लीडिंग देखने को मिली, तो वहां पे आप लोगों का सबसे मेन रोल क्या होता है? तो ये नहीं कि पेशेंट में ब्लीडिंग हो रही है, बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो पेशेंट को फ्लूइड दे नहीं देंगे अपन लोग।
अपना मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया क्लास में भी कि किसी भी एरिया से अगर ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो आपका काम होता है डायरेक्ट प्रेशर। उस साइट पे आप लोग डायरेक्ट प्रेशर लगा लोगे जहां से ब्लीडिंग हो रही है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपका एज ए नर्सिंग ऑफिसर या एज ए सीएचओ अगर आपसे मैं बोलूं तो सबसे पहला काम होता है प्रिवेंट ब्लीडिंग। क्योंकि अगर ब्लीडिंग को तुमने नहीं रोका, पेशेंट शोक में चला जाएगा, पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस पर्सन में आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम, जहां पे भी तुम्हें ब्लीडिंग दिखे किसी भी पर्सन की, अगर मैं बोल दूं पर्सन है खून निकल रहा है, कहीं से भी निकलो, आपका काम है रोको, प्रेशर लगा दो, दबा दो उस एरिया को। क्लियर है आप लोगों का? अब देखो इसके अलावा अगर बोला जाए कि साहब ठीक है लेग से ब्लीडिंग हो रही है या हैंड से ब्लीडिंग हो रही है, तो प्रेशर लगाने के बाद में उस एरिया को एलिवेटेड करोगे आप लोग। जैसे अपना ड्रेसिंग में बताया था ना अभी आपको कि पहले खुद प्रेशर लगाएंगे फिर वहां पे बैंडेजिंग कर देते हैं, फिर एरिया को एलिवेटेड करने के बाद में क्या कर दोगे, ड्रेसिंग और ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल। फिर पेशेंट को क्या करोगे आप लोग, ट्रांसपोर्ट। और देखो ये आपके एंस में क्वेश्चन आया था, यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था डेलियंस का, बता रहा हूँ मैं आपको कि एक जो आपने नाम सुना होगा प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया का नाम सुना है ना आप लोगों ने, कि जहाँ पे क्या होती है, ब्लीडिंग होती रहती है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। यहाँ पे बोला गया था कि नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, एक पर से एक फीमेल है जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया है और वो आपको कंप्लेन कर रही है कि मुझे लगातार पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है। तो देखो यहाँ पे जो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि उसको रेस्ट दे दो। कई बार देखो रेस्ट से, यस बिल्कुल सही है कि रेस्ट प्रोवाइड करने से ब्लीडिंग रुक जाती है, लेकिन कई बार नहीं रुकती है। उस कंडीशन में बोला जाता है कि वहां पे आप क्या करोगे, प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी। तो देखो उसका ऑप्शन आता है डायरेक्ट प्रेशर, या वेजाइना के थ्रू अपन फिंगर इंसर्ट करके वहां पे प्रेशर लगाएंगे। क्या कर सकते हो क्या आप लोग? यस बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा आपने किया तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, या वहां पे क्या हो सकती है, इमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, इमेच्योर डिलीवरी। तो वहां पे नर्सिंग प्रायोरिटी क्या थी, देखो आपका क्या रोल था, अरे बोलो गिव अपराइट पोजीशन, या मैं बोलना चाहूं यहाँ पे सिटिंग पोजीशन। क्योंकि देखो आपको पता है कि उसके अंदर फीटस या यूट्रस के अंदर कौन है, बेबी है। उस बेबी को तुम्हें कहना है कि यार हम तो यहाँ पहुंच नहीं सकते, तू अंदर है तो यहाँ पे प्रेशर लगा ले, लेकिन वो सुनेगा नहीं ना। इसलिए अपराइट पोजीशन दोगे, सिटिंग पोजीशन दोगे तो बेबी शिफ्ट किधर हो जाएगा, लोअर साइड में वो शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होने के बाद में वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर लग जाता है जिस एरिया से क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि सबसे मेन प्रायोरिटी किसी भी एरिया में अगर ब्लीडिंग होती है तो वहां पे क्या रहेगी आप लोगों की, डायरेक्ट प्रेशर लगाना आप लोगों को। यस क्वेश्चन देखो आप लोग कि क्वेश्चन जो यहाँ से आए गए हैं आपके सीएचओ के क्वेश्चन जो पूछे गए हुए हैं, प्रीवियस सीएचओ क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। किससे रिलेटेड टू द ब्लीडिंग से क्या पूछा हुआ है, ए स्टूडेंट इन स्कूल हैज ए सीवियर कट इन द ग्रोइन एरिया। यस ग्रोइन एरिया से उसके ब्लीडिंग है, सीवियर कट लगा। अब पता है कि सीवियर कट लगा तो भाई ब्लीडिंग तो होगी, सीधी सी बात है, ब्लीडिंग होगी। तो व्हाट डू यू आप क्या करोगे वहां पे, आप लोगों की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, वो हमेशा ध्यान रखना। मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, कॉल फॉर हेल्प के, आप कॉल करोगे हेल्प के लिए, वॉश द एरिया बाय टैप वाटर, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, या ऑल ऑफ अबव। देखो मैंने क्या बताया था कि जहां पे भी आपको ब्लीडिंग दिख जाती है वहां पे क्या करना है, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। फिर क्या करोगे आप, कॉल फॉर हेल्प। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि ब्लीडिंग को आपको रोकना है, क्योंकि ब्लीडिंग को नहीं रोकी तो क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है पेशेंट को। अगर मैं इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके आते हैं, What step would you take to control bleeding from nose? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है और ये आपके सीएचओ में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि What step would you take to control bleeding from nose? कि अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, बोलो तो सही तुम लोग। देखो, गिव सुपाइन पोजीशन एंड पिंच नोज, give supine position and shallow blood, give sitting position and lean forward head,
गिव सिटिंग पोजीशन एंड बैकवर्ड हेड। यस आंसर करो आप लोग फटाफट, फटाफट आंसर आने चाहिए आप लोगों के। बिल्कुल, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ब्लीडिंग कहां से हो रही है? नोज से ब्लीडिंग हो रही है। अब देखो बचपन का तुम्हें याद है ना कि बचपन में शायद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके नोज ब्लीडिंग नहीं हुई हो, यस और नो। और जैसे नोज ब्लीडिंग होती थी तो मम्मी क्या बोलती थी, बेटा सो जा और खून को अंदर निकल जा, अपना खून है बाहर नहीं निकलना चाहिए, यस और नो। ऐसा किया भी होगा तुम लोगों ने, लेकिन ध्यान रखना कहीं इमोशंस में चले जाओ क्वेश्चन करते टाइम पे बचपन में, कि बचपन में भी तो क्या किया था हमने भी तो सैलो किया था ना, तो पेशेंट को भी सैलो करवा देते हैं, इसको लेटा देते हैं, सुपाइन पोजीशन दे देंगे, यस और नो। बताओ करोगे क्या? ऐसा नहीं करना है। सुपाइन पोजीशन दोगे तो पेशेंट एस्पायरेट कर सकता है, नहीं जाएगा, रॉन्ग आंसर। सुपाइन, गिव सुपाइन पोजीशन एंड सैलो, यस नहीं, ये भी नहीं करोगे आप लोग। गिव सिटिंग पोजीशन एंड लीन फॉरवर्ड, मतलब कि पेशेंट को बैठा के लीन फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आपका जो आपका चिन वाला एरिया वो कहाँ टच कर दोगे तुम लोग? चेस्ट पे टच कर दोगे। एंड गिव सिटिंग पोजीशन एंड बैकवर्ड का मतलब हेड को पीछे वाले साइड में कर दोगे। तो इसका राइट आंसर देखो, कुछ लोगों का इसमें डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। इसका जो आपका राइट आंसर जाएगा वो कौन सा रहेगा? अरे बोलो, गिव सिटिंग पोजीशन एंड लीन फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ करेंगे एंड पिंच द नोज, यस। ये ध्यान रखना आप लोग हमेशा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आप लोगों का। क्योंकि किससे बचाना, देखो लीन फॉरवर्ड क्यों करेंगे इसका भी मैं रेशनल बता रहा हूँ। इससे क्या हो जाता है, क्लोज एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस को क्लोज कर दिया जाता है ताकि पेशेंट क्या नहीं करे, पेशेंट क्या नहीं करे, अरे बोलो तो सही, एस्पायरेट नहीं करे। अरे मूर्ख, डी कौन बोल रहा है? डी का सिर्फ बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की साइड नहीं करते हैं बेटा, क्लियर है? बिल्कुल, यस। लेकिन मैं देखो यही क्वेश्चन तुम्हें सेम बता रहा हूं कि यहाँ पे ब्लीडिंग फ्रॉम नोज है और यहाँ से अगर बोला जाए ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, यही क्वेश्चन अगर आपके घुमा के आ जाता है, क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन है मैं जो बता रहा हूँ, ये आप लोगों को राइट डाउन करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्वेश्चन सेम है, बस जो चेंज कर रहा हूँ देख लेना। नोज की जगह पे क्या आ सकता है कि ब्लीडिंग कहां से हो रही है? माउथ से आ रही है, नोज ऑप्शन में नहीं है, क्लियर है? बिल्कुल, क्या बता रहा हूं मैं कि ब्लीडिंग माउथ से आ रही है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? ऑप्शन ये, जल्दी करो, यस। और मैं इसमें एक ऑप्शन और ऐड कर रहा हूं, ई, गिव साइड लाइनिंग पोजीशन, माउथ से ब्लीडिंग हो रही है, यस और नो? हीट स्ट्रोक में जो सबसे पहली प्रायोरिटी जाएगी वो क्या करना है आप लोगों को? इन्वायरमेंट से हटाना है। अरे जिस एरिया से उसको हार्म पहुंचा है पेशेंट को, सबसे पहले उससे फ्री करेंगे अपन लोग बेटा, क्लियर है? जो क्वेश्चन जो सेम क्वेश्चन है, इसका मैंने बोला है माउथ बोला है, गिव साइड लाइनिंग पोजीशन, कौन सा जाएगा बताओ? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ई, यस। अगर माउथ से ब्लीडिंग होगी हमेशा ध्यान रखना, गिव साइड लाइनिंग पोजीशन कौन सी देनी है? गिव साइड लाइनिंग पोजीशन देंगे अपन लोग, बहुत बढ़िया, क्लियर है? यस। और क्लास को साथ में, क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, क्लियर है? बिल्कुल, क्योंकि फ्री में मिल रहा है, फ्री के मजे पूरे मत लिया करो, क्लास को लाइक भी किया करो। अरे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है ना, सारी उम्मीद हमसे लगा के बैठे हो, क्लियर है? बिल्कुल, क्लास को लाइक किया करो साथ साथ में अगर आपसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, यस, क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखो आपके क्वेश्चन के साथ में टॉपिक्स भी हो रहेंगे अभी आप लोगों के। What should you do if you think a victim has serious internal bleedings? Yes, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और CHO में पूछा हुआ भी और एम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, PGI में पूछा हुआ है, RA के MSA में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यस, बिल्कुल आशीष, ये आपका फर्स्ट बाइट वाला भी आएगा बेटा, भी आ जाएगा। सारे जो भी आपके
फर्स्ट एड वाले जितने भी आपके टॉपिक्स बनते हैं वो सारे के सारे करवाऊंगा मैं आज आप लोगों को, टोटल करवाऊंगा, और साथ में उनके मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ आप लोगों को। यस, व्हाट शुड यू, आपसे क्या बोला गया है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, आपको बोला जाता है कि साहब हम पता कैसे लगाएंगे इंटरनल ब्लीडिंग का, हमेशा ध्यान रखना अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट में क्या हो जाती है, रेस्टलेसनेस। ये सुनो, रेस्टलेसनेस का मतलब है कि पेशेंट के अंदर जब ब्लीडिंग होगी तो उसकी सेल्स के पास प्रॉपर क्या नहीं जाएगी, प्रॉपर मात्रा में उसकी ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो पेशेंट क्या हो जाएगा, रेस्टलेसनेस, या अपन बोल सकते हैं अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट। तो आपकी वहां पे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, बोलो आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। देखो पहला है कॉल फॉर मेडिकल इमरजेंसी, अप्लाई हीट टू द इंजरी, अगर आपको पता कि आपने अप्लाई हीट कर दिया तो वहां पे उस एरिया में ब्लड सप्लाई और बढ़ेगी और ब्लीडिंग ज्यादा होगी, पेशेंट शॉक में जा सकता है। गिव फ्लूइड एंड रिप्लेस ब्लड लॉस, नहीं ये तो अपने का काम बाद का होता है। प्लेस द विक्टिम इन सिटिंग पोजीशन, कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या जाएगी, कॉल फॉर मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि पेशेंट में ब्लीडिंग हो रही है और वो किस में जा सकता है, पेशेंट शॉक के अंदर जा सकता है। क्लियर है? यस, अगर आपको बोला जाए नेक्स्ट, ये शायद क्वेश्चन आपके क्लियर हो, 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आप लोगों को रिलेटेड टू द ब्लीडिंग। यस, अपर बात चेस्ट पे क्यों नहीं देंगे, बेटा प्रिवेंट न्यूमोनिया, न्यूमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट बर्न, देखो ये बर्न वाले में आपका फर्स्ट एड जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, फर्स्ट एड क्या रहेगा बर्न वाले पेशेंट में, हमेशा ध्यान रखना कि अगर बर्न हुआ है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट डिग्री की बात कर रहा हूं, हमेशा रनिंग वाटर, यस और नो, रनिंग वाटर के नीचे आप रखोगे उस पार्ट को। या इसके अलावा अगर आपसे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बोला जाए, किसी पेशेंट में बर्न हुआ है, अगर आपसे बोला जाए सबसे पहला काम क्या करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना रिमूव ज्वेलरी, यस और नो, या क्लॉथ, पूरे क्लॉथ नहीं निकालने हैं, कौन से वाले एरिया से, जिस एरिया में क्या हुआ है, बर्न हुआ है, उस एरिया से आपको रिमूव ज्वेलरी एंड क्लॉथ, उस एरिया से आपको क्लॉथ को हटा देना है। उसके बाद में क्या करोगे आप लोग, प्रोवाइड द कूल एरिया, या अगर बोला जाए कि बर्न फर्स्ट डिग्री है तो वहां पे आप क्या करोगे, टैप वाटर ऑन, यस और नल के नीचे लगा दोगे, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि जिस एरिया में कवर, फर्स्ट एड की बात कर रहा हूं, आप उसको कवर कर दोगे, ध्यान रखना हमेशा। और कवर किससे करोगे, अगर आपके पास स्ट्राइल कुछ भी नहीं, स्ट्राइल गोज वगैरह नहीं है, तो वहां पे आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल जो साफ कपड़ा, अगर आपके पास क्लीन जो भी क्लॉथ या क्लीन कुछ भी आपका सब स्थान है, उससे कवर कर दोगे। लेकिन ध्यान रखना हमेशा अवॉइड करना है बर्न वाले एरिया में, किसको, ड्रेसिंग को अवॉइड करना है, अवॉइड, कभी भी ड्रेसिंग मत कर देना, ध्यान रखना, कवर करना है लेकिन ड्रेसिंग नहीं करोगे आप लोग, ड्रेसिंग नहीं करोगे। यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बताऊं अगर मैं आप लोगों को, देखो मैंने क्या बताया कि पेशेंट को कूल से पहले क्या बताना है आप लोगों को, कि जिस एरिया में बर्न हुआ है, अगर मान लो कि बोला जाए कि हाथ पे बर्न हुआ, उसने यहाँ पे वॉच लगा रखी है, वॉच बांध रखी है, फीमेल है, शादीशुदा चूड़ियां पहन रखी है, तो उनको आप वहां से हटा दोगे। उसके बाद में टैप वाटर, फिर कॉल एंड फिर कवर, यस और नो, कवर करना है, लेकिन ध्यान रखना ड्रेसिंग कभी भी नहीं करोगे। क्लियर है बिल्कुल? अगर मैं आपसे इसके अलावा बोलूं, यस, इसके अलावा अगर आपसे बोला जाता है शॉक, अब देखो शॉक जो होते हैं आपके, शॉक जो होता है, यस, लाइट वाला बेटा आ गया ना, बिल्कुल सौरभ की लाइट से अगर इसका लिखा है लाइट से बर्न, बिल्कुल जो ये आ जाएगा, देखो ये आ गया आपका शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक, बिल्कुल आ गया। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? कि देखो शॉक जो होते हैं, मैं आपके जो बेसिक बताना चाहूँ वो 2 टाइप के होते हैं, और उनमें अगर आपसे बोला जाए, ये संसराज मीना चूड़ियां बिल्कुल पहना देना बेटा, जब तेरी शादी हो जाए तब बिल्कुल तेरे को मौका मिलेगा, और वो ज्यादा अच्छी कब पहनाएगा, जब तेरी जॉब लग जाएगी, सीएचओ की सोने वाली पहना देना तू। क्लियर है? यस। देखो शॉक जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेन जो आपके अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एड, अरे किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं, बाकी तो एमएसएन में तुम लोग पढ़ोगे। अगर आपसे बोला जाए
हाइपोवोलेमिक शॉक। और एक मैं अगर जो बोलूं जिसमें फर्स्ट एड देना होता है इलेक्ट्रिकल शॉक। क्लियर है। और इलेक्ट्रिकल शॉक के बारे में अगर आपसे बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल शॉक के बारे में अगर आपसे बोला जाता है, किसी को लाइट का क्या लगा, साहब करंट लग गया, और करंट में अगर आप जाते हो फर्स्ट एड देने के लिए तो हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है कि पावर सप्लाई ऑफ है या नहीं है। कई पेशेंट को करंट लगा हुआ जाके पकड़ रहे हो, साथ में आपको भी क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक। हमेशा ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कट पावर सप्लाई, कट पावर सप्लाई, कट क्या करनी है, पावर सप्लाई को कट करना। और ध्यान रखना उसमें भी आप लोगों को कि डायरेक्टली नहीं करके कुछ आपको क्या करना है, किसी दूसरे सब्सटेंस का यूज करना, जिसमें अगर बोला जाए सूखी लकड़ी, कवर, वेट या ड्राई। देखो इसमें हमेशा किससे करते हैं, पर ड्राई से करेंगे बेटा, बिल्कुल नामा, किससे करेंगे, ड्राई से करेंगे अपन लोग। जो कवर करते हैं किसकी बात कर रहे हैं, बर्न की बात कर रहे हैं, कट लाइट सप्लाई। और दूसरा क्या करना है, उस सोर्स से आपको उसको दूर ले जाना है। दूर का मतलब जहाँ पे उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है उस वाले एरिया से आप उसको हटाओगे। वहां से क्यों हटाओगे, क्या पता दोबारा भी लग जाए, आपने सप्लाई तो उसे कट कर दी, लेकिन अगर लाइट फॉल्ट हो रखी हो तो वहां से आपको उसको हटा लेना है। और मैं कह रहा हूँ हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जो आपका सबसे मेन जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहती है आप लोगों की, कि आप उसके जो लेग वाला एरिया है, फुट एरिया को आप लोग एलिवेटेड कर दोगे। फर्स्ट एड क्या होता है इसमें, आपका फुट एरिया एलिवेटेड। क्लियर है बिल्कुल। बर्न में वेट गोज लेंगे, ये बेटा बताया ना अभी कि ड्राई लेते हैं हमेशा। क्लियर है बिल्कुल नामा, ड्राई। क्लियर है। अरे अभी मैं फर्स्ट एड की बात कर रहा हूँ बर्न के अंदर, कि गोज नहीं लेंगे, अगर आप सब कवर करेंगे बर्न ड्राई से, उसके बाद ट्रीटमेंट देंगे, वो आपको मैं पढ़ा दूंगा, आपका एमएसएन में आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल अरुण मीना। यहाँ पे देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ओनली फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं बेटा आपका। क्लियर है। क्योंकि अगर मैं जैसे आपको डिटेल में बताने लगे थे, पूरे टॉपिक्स आएंगे आपके, तो अपना फर्स्ट एड कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है। यस नेक्स्ट देखो, आपका इलेक्ट्रिक बर्न में सबसे पहले स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई एंड क्या करेंगे, चेंज द लोकेशन, आप लोग चेंज करोगे। क्लियर है। यस एनिमल बाइट जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। यस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी तुम लोग हॉस्पिटल में जाते हो, या चाहे से सीएचसी पे जाओ, चाहे से तुम पीएचसी पे जाओ, चाहे से तुम सब सेंटर पे जाओ, वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन लगे होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपको कुत्ते ने काटा, बिल्ली ने काटा, जिसने भी काटा हो, उसमें आपका फर्स्ट मैनेजमेंट क्या रहता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि डॉग बाइट, मैं किसका बोल रहा हूँ, डॉग बाइट का बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैं डॉग बाइट का बोल रहा हूँ कि किसी पर्सन को कुत्ते ने काटा है। क्लियर है। यस तो वहां पे क्या करोगे आप लोग, आप देखो आप लोगों ने जो भ्रांतियां सुनी है आप लोगों ने, कि अगर मान लो कि डॉग या बिल्ली कुछ भी खा जाता है तो वहां पे क्या लगा दो, मिर्ची लगा दो। अरे मिर्ची सब मारोगे क्या अगले को, वैसे उसको पेन हो रहा है, अगर मिर्ची लगा दी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा एरिया। ये सुनो, पर्सन रुकेगा और नहीं भाग जाएगा। ये सुना होगा तुम लोगों ने ना कि मिर्ची लगाओ कुछ, यस जो भी चीजें होती हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, एनिमल बाइट चाहे से डॉग हो, चाहे से कैट हो, आपका जो भी कुछ भी काट जाता है, आपका फर्स्ट एड रहेगा रनिंग वाटर। हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को जो बता रहा हूं मैं। देखो ये रहा, वॉश इन रनिंग वाटर फॉर 15 to 30 मिनट। 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक रनिंग वाटर के टैप नल खोल दोगे आप लोग, उसके से डायरेक्टली लगा दोगे। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज नहीं करोगे, ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। अगर बाइट हुआ जैसे आपका डॉग या एनिमल बाइट की बोला जाता है, कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज नहीं किया जाएगा। ओनली यूज सोप, साबुन यूज कर सकते हो तुम वहां पे, बिल्कुल साबुन यूज कर सकते हो तुम वहां पे, बिल्कुल आप लोग। सुरेंद्र गुजर बेटा चूना नहीं लगाते हैं, चूना पुरानी बातें थी ना,
मिर्ची से जलन नहीं होती है, क्यों? सुन्नी यादव लगाई थी क्या तूने मिर्ची? हैं? जलन होती है बेटा, कैसे नहीं होगी? यस, तो देखो हमेशा क्या रहेगा, वॉश इन रनिंग वाटर और 15 से कितना रहेगा, 15 से 30 मिनट, हमेशा ध्यान रखना। ओनली सॉप। लेकिन अगर बोला जाए बाइट बाय स्नेक, ये फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं अपन, क्लियर है? और मैं यहाँ से आपको एक और बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट आता है कि अगर मान लो कि जो बाइट किया गया है लार्ज एरिया में बाइट पर, या काफी सारे एरिया में, मतलब कि जो डॉग ने बाइट किया लार्ज एरिया, क्या वहां पे सूचर्स लगाए जाते हैं कि नहीं लगाए जाते? सूचर्स, टांके लगाए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, एनिमल बाइट में स्टार बना के लिख लेना, एनिमल बाइट के अंदर अवॉइड करने होते हैं सुचरिंग। सुचरिंग हमेशा अवॉइड रहेगी, क्लियर है? बिल्कुल, सुचरिंग हमेशा अवॉइड रहेगी, ये हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को, क्लियर है? यस। बाइट बाय स्नेक, अरे अगर सांप ने काटा हो, किसने काटा हो? सांप ने काटा हो, तो बताओ क्या करोगे? हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले उस सोर्स से आपको उसको हटाना है। क्या करोगे आप लोग? वहां से उसको हटाओगे, बाय स्नेक बाइट, वॉश करोगे। और जो मेन प्रायोरिटी होती है वो रहेगी कीप इंजर्ड एरिया लोअर देन हार्ट लेवल। ये मेन प्रायोरिटी होती है स्नेक बाइट की। सबसे पहला जो बताना है वो क्या रहता है कि उस एरिया से आपको दूर लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? कि किसी को सांप खा गया और आपको फर्स्ट एड देने पहुंचे, और वो पेशेंट वहीं कहाँ पे खाया था? सामने इसी जगह लेटा हुआ था, कहीं वहीं बैठ के। Okay. Alexa, tell us a bedtime story. Once upon a time, there lived a lion in the jungle. The lion ate his lunch and soon went to sleep under a great... Alexa, what sound does a lion make? Amazon Echo. Stories, music, information, and more. Just ask. Get up to 50% off on Echo devices during the Amazon Great Indian Festival. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस